हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट डिजिटल एजुकेशंस ऑनलाइन साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट 1 में आज हम देखने वाले हैं जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है वह गुरुत्वाकर्षण है अर्थात ग्रेविटेशंस। जिसमें लेक्चर 1 में हम क्या देखने वाले हैं, ग्रेविटेशंस अर्थात गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, बल और गति फोर्स एंड मोशंस क्या होता है, फोर्स और मोशन में क्या रिलेशंस है अर्थात बल और गति में क्या रिलेशंस है, और ग्रेविटेशंस की खोज कैसे हुई, कौन से साइंटिस्ट ने किया, उसके बारे में हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट चैप्टर का नाम है हमारा गुरुत्वाकर्षण अर्थात ग्रेविटेशन। इसमें कौन कौन से टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, इसमें कौन कौन सा टॉपिक दिया गया है। तो जो फर्स्ट टॉपिक है हमारा वह क्या दिया है, ग्रेविटेशंस। ठीक है, जो फर्स्ट टॉपिक है वह क्या है, ग्रेविटेशंस अर्थात गुरुत्वाकर्षण के बारे में हम पढ़ेंगे। सेकेंड जो होगा वह गुरुत्वीय बल व अभिकेंद्री बल होगा अर्थात सर्कुलर मोशंस एंड सेंट्रिपिटल फोर्स। ठीक है, गुरुत्वीय बल और अभिकेंद्री बल। सर्कुलर की स्पेलिंग आप करेक्ट कर लीजिएगा, CIRCULAR होगा। ठीक है, तो गुरुत्वीय बल और अभिकेंद्री बल के बारे में देखेंगे। केपलर्स का नियम अर्थात केपलर्स लॉ के बारे में देखेंगे। न्यूटन का वैश्विक गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत, न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ, इसके बारे में भी हम देखेंगे। मुक्त पतन अर्थात फ्री फॉल एंड मुक्त वेग, एस्केप वेलोसिटी, इसके बारे में भी हम देखेंगे। तो ये सभी टॉपिक्स हैं जो इस चैप्टर में हमें पढ़ने हैं। लेकिन आज हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे ग्रेविटेशंस अर्थात गुरुत्वाकर्षण की शुरुआत कैसे हुई। गुरुत्वाकर्षण बल एक ग्रेविटेशनल फोर्स है जो एक वैश्विक बल अर्थात यूनिवर्सल फोर्स है। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वह एक प्रकार का यूनिवर्सल फोर्स होता है अर्थात वैश्विक बल होता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल एक वैश्विक बल है जो केवल पृथ्वी पर स्थित दो पिंडों के बीच ही नहीं अपितु किन्हीं भी दो खगोलीय पिंडों अर्थात यूनिवर्स के बीच भी प्रयुक्त होता है। जो अर्थ पर स्थित कोई जो दो ऑब्जेक्ट हैं उनके बीच ही नहीं बल्कि खगोलीय पिंड अर्थात जो हमारे जैसे ग्रह हैं, जो यूनिवर्स है, वहाँ पर भी इनका इस बल का प्रयोग अर्थात इस फोर्स का प्रयोग होता है। इस बल की खोज कैसे हुई उसे हम जानेंगे। तो चलिए देखते हैं कि जो है ग्रेविटेशनल फोर्स की खोज कैसे हुई। सर आइजैक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण अर्थात ग्रेविटेशन की खोज की, यह हमें पता ही है। ठीक है, तो ग्रेविटेशन को खोजने वाले जो साइंटिस्ट थे वह सर आइजैक न्यूटन थे। ऐसा कहा जाता है कि वृक्ष से नीचे गिरता हुआ सेब देखने के कारण उन्होंने यह खोज की। ठीक है, उन्होंने सोचा कि सभी जो सेब हैं वह लंबवत दिशा में अर्थात वर्टिकली डाउनवर्ड सीधे नीचे ही क्यों गिरते हैं। ठीक है, अर्थात जो सेब पृथ्वी पर गिरता है वह सीधे नीचे पृथ्वी पर ही गिरता है, वह ऊपर क्यों नहीं जाता है अर्थात आकाश की ओर क्यों नहीं जाता है। तिरछे अर्थात एंगल टू वर्टिकल क्यों नहीं गिरते, या क्षितिज के समांतर रेखा अर्थात हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्यों नहीं जाते हैं। तो उन्होंने इस बारे में सोचा। अत्यंत विचार मंथन के पश्चात, ठीक है, आफ्टर मच थॉट, बहुत बार सोचने के बाद उन्होंने निष्कर्ष निकाला, कंक्लूजन निकाला कि पृथ्वी सेब को अपनी ओर आकर्षित अर्थात अट्रैक्ट करती होगी। जो अर्थ है वह एप्पल को क्या करती है, अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। इस कंक्लूजन के बाद और इस आकर्षण बल, इसके बाद क्या किया उन्होंने, और इस आकर्षण बल अर्थात अट्रैक्टिव फोर्स की दिशा पृथ्वी के केंद्र की ओर होगी, डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। जो ये अट्रैक्टिव फोर्स होती है वह पृथ्वी के केंद्र की ओर अर्थात अर्थ के सेंटर की ओर होती है। वृक्ष के सेब से पृथ्वी के केंद्र की ओर जाने वाली दिशा क्षैतिज के लंबवत अर्थात वर्टिकल डायरेक्शन में होने के कारण सेब जो है वृक्ष से क्षैतिज के लंबवत दिशा अर्थात वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में नीचे गिरता है। गुरुत्वाकर्षण अर्थात ग्रेविटेशन में जो है पृथ्वी पर सेब का एक वृक्ष दिखाया गया है। यहाँ पर देखिए जो है न्यूटन जो है एप्पल के नीचे बैठे हुए हैं, एप्पल का जो वृक्ष है अर्थात पेड़ है उसके नीचे बैठे हुए हैं, और वहाँ पर आपको एक नीचे गिरता हुआ सेब दिखाई दे रहा है। और ये क्या है, अर्थ है अर्थात पृथ्वी है, आपको चंद्रमा भी दिखाई दे रहा है, और गुरुत्वीय बल अर्थात अर्थ और ग्रेविटेशन के बीच भी क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थात गुरुत्वीय बल लगता है। तो जो एप्पल है वह वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमें दिखाई दे रहा है अर्थ की तरफ। ठीक है,
सेब पर लगने वाला जो बल है वह पृथ्वी के केंद्र की दिशा में होता है, अर्थात टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। ठीक है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ होता है, अर्थात सेब के स्थान पर पृथ्वी के पृष्ठभाग पर लंब होता है, एलोंग द परपेंडिकुलर लाइन द पोजीशन ऑफ द एप्पल ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो पृथ्वी के पृष्ठभाग पर लंबवत होता है, उसके परपेंडिकुलर होता है, इसीलिए एप्पल जो होता है वह सीधे अर्थ पर गिरता है। आकृति में चंद्रमा और पृथ्वी अर्थात मून और अर्थ के बीच भी हमें गुरुत्वाकर्षण बल अर्थात ग्रेविटेशनल फोर्स जो है दिखाया गया है। तो उसके बारे में हम आगे देखेंगे, क्या चंद्रमा और सूर्य अर्थात मून और सूर्य जैसे अर्थात सन जैसे ग्रहों पर भी हमें फोर्स जो है ग्रेविटेशनल फोर्स दिखाई देता है या नहीं। ठीक है, न्यूटन ने सोचा कि यदि यह बल विभिन्न ऊंचाई अर्थात डिफरेंट हाइट पर स्थित सभी सेबों पर प्रयुक्त होता है, ठीक है, अर्थात डिफरेंट ऊंचाई पर जो है एप्पल प्रेजेंट है, तो क्या उस पर भी फोर्स जो है प्रेजेंट एक्ट करता है या नहीं, तो क्या वह सेबों से बहुत दूर स्थित चंद्रमा जैसे पिंडों पर भी प्रयुक्त होगा। तो उन्होंने सोचा कि क्या चंद्रमा पर भी जो है यह फोर्स जो है लगेगा या नहीं, यह फोर्स एक्ट होगा या नहीं। इसी प्रकार क्या यह सूर्य ग्रह जैसे चंद्रमा से भी अधिक दूरी पर स्थित खगोलीय पिंड अर्थात सूर्य और चंद्रमा जैसे ग्रह को से भी जो और भी ग्रह हैं उनसे भी जो अधिक दूरी पर स्थित जो खगोलीय पिंड है, क्या उन पर भी यह फोर्स लगेगा या नहीं, यह फोर्स एक्ट होगा या नहीं, ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है या नहीं, इसके बारे में देखेंगे आगे हम। ठीक है, उसके बारे में उन्होंने सोचा। बल व गति, अब हम बल और गति अर्थात फोर्स एंड मोशन में क्या रिलेशन है, फोर्स और मोशन में क्या रिलेशन है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं फोर्स और मोशन में क्या रिलेशन है। बल व गति, ये फोर्स और मोशंस होता है वह एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट पर जब हम फोर्स लगाते हैं तभी वह मोशन में आता है। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है उस पर जब हम फोर्स लगाएंगे तभी वह मोशन में आएगा और अपना स्थान को चेंज करेगा। जैसे मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट हो गया, इस ऑब्जेक्ट पर जब हम कोई फोर्स लगाते हैं तभी यह क्या होगा, मोशन में आएगा और वह अपने स्थान को अर्थात प्लेस को चेंज करेगा। ठीक है, अपने प्लेस को क्या करेगा, चेंज करेगा और अपनी डायरेक्शन को भी चेंज करेगा। तो किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाने पर उसकी स्पीड और मोशन, ठीक है, स्पीड अर्थात मोशन भी चेंज होगा और उसका डायरेक्शन भी क्या होगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो किसी पिंड के वेग अर्थात स्पीड के परिणाम या गति की दिशा अर्थात डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज करने के लिए, परिवर्तित करने के लिए उस पर बल प्रयुक्त करना आवश्यक होता है, नेसेसरी होता है। अर्थात उसके स्पीड और डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज करने के लिए उस पर फोर्स लगाना जरूरी होता है। यह हम देख चुके हैं, यह हमने अभी देखा। अब आपका ये होमवर्क है कि न्यूटन के गति संबंधी 3 नियम कौन से हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिख भेजना है। न्यूटन के गति संबंधी 3 नियम, ये आपका क्या है, होमवर्क है। तो न्यूटन के गति संबंधी 3 नियम अर्थात न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशंस, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशंस, ये आपका होमवर्क है, आपको खुद से करना है। कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए। नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में हम बात करेंगे। अब कुछ साइंटिस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। न्यूटन्स के बारे में आपको टेक्स्ट बुक में क्या दिया गया है। सर आइजैक न्यूटन आधुनिक समय के अग्रणी वैज्ञानिक माने जाते हैं। उनका जन्म इंग्लैंड में हुआ था। उन्होंने गति के नियम, गति के समीकरण और गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत अपनी प्रिंसिपिया नामक बुक में प्रतिपादित किया। उन्होंने एक बुक लिखा था जिसका नाम था प्रिंसिपिया। उन्होंने इन सभी के बारे में इस बुक में लिखा। उसके पूर्व केपलर ने ग्रहों की कक्षाओं का वर्णन करने वाले 3 नियम प्रतिपादित किए थे। अर्थात ग्रह जो है अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर जो है घूमते हैं, अर्थात अपनी कक्षा में क्या करते हैं, घूमते हैं। उसके बारे में 3 नियम प्रतिपादित किए थे। ठीक है, किसने, केपलर जो है एक साइंटिस्ट का नाम है, उन्होंने प्रतिपादित किए थे। परंतु इस नियम के अनुसार भ्रमण क्यों करते हैं इसका कारण नहीं पता था उन्हें। भ्रमण जो ग्रह है वह भ्रमण क्यों करते हैं, चक्कर क्यों लगाते हैं, उसका कारण उन्हें नहीं पता था, इसका कारण उन्हें नहीं पता था। तो न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का उपयोग करके उस नियम को गणितीय विधि के द्वारा सिद्ध किया। तो उन्होंने क्यों वह चक्कर लगाते हैं अर्थात घूमते हैं, उन्होंने न्यूटन ने क्या किया, इसके बारे में गणितीय विधि द्वारा उसको, गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का उपयोग करके गणितीय विधि द्वारा उसको सिद्ध किया। न्यूटन ने प्रकाश, ध्वनि, ऊष्मा और गणित जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य किए। उन्होंने गणित की एक
नई शाखा की खोज की। कैलकुलस नाम के पहचानी जाने वाली इस शाखा का गणित और भौतिक शास्त्र में भी बड़े पैमाने पर इसका उपयोग किया जाता है। जो उन्होंने नए गणित की नई शाखा की खोज की वह क्या था, कैलकुलस नाम से जाना गया। न्यूटन परावर्तक दूरबीन बनाने वाले पहले वैज्ञानिक थे। ठीक है, अब उसे ही हम इंग्लिश में भी देख लेते हैं कि न्यूटन जो है एक ग्रेट साइंटिस्ट थे। सर आइजैक न्यूटन was one of the greatest scientists in the recent time. He was born in England. उनका जन्म इंग्लैंड में हुआ था। He gave this the law of motion. उन्होंने क्या क्या दिया, लॉ ऑफ मोशंस, इक्वेशंस ऑफ मोशंस एंड थियरी ऑफ ग्रेविटी इन हिज बुक प्रिंसिपिया। उन्होंने अपने प्रिंसिपिया नामक बुक में इन सभी थियरी को दिया। बिफोर हिज बुक वॉज रिटेन, केपलर हैड गिवन द 3 लॉ डिस्क्राइबिंग प्लैनेटरी मोशंस। उनके इस लॉ से पहले जो है केपलर नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने 3 नियम को प्रतिपादित किए थे, 3 नियम को दिए थे प्लैनेटरी मोशंस के बारे में। ठीक है, हाउएवर द रीजन वाई प्लैनेटरी मोशंस एंड वाई डिस्क्राइबिंग बाय द केपलर्स लॉ वाज नॉट नोन। ठीक है, जो प्लैनेटरी मोशंस है वह क्यों रिवॉल्यूशंस करते हैं, अर्थात क्यों चक्कर लगाते हैं, क्यों घूमते हैं, उसके बारे में उन्हें नहीं पता था। तो न्यूटन विद द थियरी ऑफ ग्रेविटी मैथमेटिकली डिराइव केपलर्स लॉ। तो केपलर्स लॉ को मैथमेटिकली डिराइव करने वाले साइंटिस्ट कौन थे, उसको प्रमाणित करने वाले जो साइंटिस्ट थे वह न्यूटन थे। ठीक है, इन एडिशन टू दिस न्यूटन्स डिड ग्राउंड ब्रेकिंग वर्क इन सेवरल एरियाज इंक्लूडिंग जैसे लाइट, हीट, साउंड एंड मैथमेटिक्स। ठीक है, इन सभी एरिया में उन्होंने कार्य किया। ही इन्वेंटेड अ न्यू ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, दिस इज कॉल्ड द कैलकुलस। ठीक है, एंड हैज़ वाइड रेंजिंग एप्लीकेशंस इन फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। ही वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू कंस्ट्रक्ट अ रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, जिसे हम परावर्तनक दूरबीन भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये साइंटिस्ट के बारे में था जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया गया है। इस तरह से आप टेक्स्ट बुक के क्या करना है, धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा करके क्या करना, आपको रीड करना और उसे समझना है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। थैंक यू।